दिल्ली में एक केस हम लोग करने गए थे, तो एसीपी ने अपने ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा था कि महिलाएं अकेली मिलने अंदर ना आएं। क्या 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 उसकी कहानी पीछे क्या है? जब रिसर्च करनी शुरू करी कि इस कानून का कितना दुरुपयोग है, तो एक अलग ही दुनिया मेरे सामने खुल गई, जहाँ पे ऐसे आदमी थे जो कि झूठे दहेज के केस में फंस के उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे भी केसेस थे जहाँ पे पूरे के पूरे परिवार तबाह हो गए। पहले ये आप बताइए कि दर्शक जो होंगे जानना चाहेंगे कि महिला होते हुए आप एकदम विपरीत धारा में क्यों गईं? कैसा क्या हुआ ऐसा? कौन-सी घटना हो गई? और कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं कहता है कि जेंडर से आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक मेंस कमीशन की बात उठी और उसको डिसमिस कर दिया गया, बिना सुने ही डिसमिस। रोहतक जो सिस्टर्स थीं उनका मामला आपने बहुत उठाया था और बहुत चर्चा में रहा वो। तो मैं एक बार जानना चाहूँगा कि उस घटना के बारे में बताएँ कैसे कनेक्ट हुए हैं आप? क्या-क्या हुआ? केस के बाद में क्या-क्या हुआ? आज आपके चैनल पर कमिट करके जा रही हूँ कि किसी दिन उसको एक्सपोज ज़रूर करूँगी मैं, लड़की को, महिला को। उसने टोटल 14 मुकदमे कर रखे हैं, 14 क्रिमिनल केसेस कर रखे हैं, जिसमें से 10 रेप और गैंग रेप केसेस हैं, जिसमें बहुत सारे केसेस जो 34 साल की पढ़ी लिखी पीएचडी महिला हैं, वो शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हैं, और जिस लड़के के ऊपर वो रेप केस लगा रही हैं वो सिर्फ 19 साल का लड़का है, जो कि उनका खुद का स्टूडेंट है। आपने कई बार सुना होगा कि जहाँ पर लड़कियों ने पुरुषों के ऊपर में रेप केस लगाए हैं, रेप केस लगाने के बाद में बहुत सालों तक केस लड़ने के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि जब लड़के बेगुनाह साबित हुए हैं, उसके बाद उनका जो जीवन है वो दोबारा रिकॉल करके उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत कुछ उनका खो गया है। इसी तरीके की जो फॉल्स रेप केसेज हैं या और भी जो मामले हैं जिनमें लड़कियां हावी हो जाती हैं लड़कों के ऊपर में, और जो भारतीय कानून है वो भी लड़कियों का ही सहयोग करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेल राइट एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज जी हैं, निशा राय जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि पुरुषों के क्या अधिकार है। लड़कियों के अधिकार के बारे में सभी लोग बात करते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि पुरुषों की क्या राइट्स हैं। फॉल्स रेप केस या कुछ इस तरह की छेड़खानी के आरोप आपके लगते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं, और वो तमाम सारी चीज़ें जो आपके लिए वर्क प्लेस पे भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मैटर करता है। सबसे पहले दीपिका मैम से शुरू करते हैं। मैम, पहले ये आप बताइए कि दर्शक जो होंगे जानना चाहेंगे कि महिला होते हुए आप एकदम विपरीत धारा में क्यों गईं? क्या हुआ ऐसा? कौन-सी घटना हो गई? आदित्य, मैंने मेंस इश्यूज़ के ऊपर काम करना लगभग 2012 में शुरू किया था, आज से 11 साल पहले। और एक बहुत ही पर्सनल वाक़या हुआ था हमारे परिवार में, जहाँ पे एक झूठा दहेज का जो है एलिगेशन लगाया गया, झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगाया गया। सब तरह के प्रूफ होने के बावजूद कि असल में जो गलती है वो लड़की की है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, शादी से पहले भी किसी के साथ इन्वॉल्व थी और शादी के बाद भी महीनों तक उस ही आदमी के साथ इन्वॉल्व रही। वो जब उजागर हो गई सब चीज़, तो उसके बाद जो है झूठे दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस की आड़ लेने की कोशिश की उन्होंने, और उस एवज में उगाही करने की कोशिश की, बहुत लाखों रुपए मांगे गए। तो तब पहली बार पता चला कि इस तरह से भारत में बहुत सारे कानून हैं जहाँ पे विक्टिम जो है वो एक्चुअली महिला नहीं है बल्कि आदमी है, जिसको वो झूठा फंसा रही है। तो तब तक यही सोचती थी कि महिलाओं के साथ ही गलत होता है, महिलाओं के साथ ही अत्याचार होता है, बट वो पहली बार थी जब मुझे ये दिखा कि नहीं, आदमियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की, और इस एक 498A करके एक कानून है जिसको एंटी डाउरी लॉ भी कहते हैं, तो मैंने जब रिसर्च करनी शुरू करी कि इस कानून का कितना दुरुपयोग है, तो एक अलग ही दुनिया मेरे सामने खुल गई, जहाँ पे ऐसे आदमी थे जो कि झूठे दहेज के केस में फंस के उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे भी केसेस थे जहाँ पे पूरे के पूरे परिवार तबाह हो गए। तो मुझे लगा कि ज़रूरत है एक मुहिम छेड़ने की, जहाँ पे उन परिवारों की भी मदद की जाए, उन आदमियों की भी कहानी सुनाई जाए जिनको महिलाओं द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। तो पिछले 11 साल से जो है मैं पुरुषों की बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि कोई किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन हो, किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कानून में ही बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है पुरुषों के खिलाफ। अच्छा, एक बात मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के मामले जब आप लोग उठाते हैं तो क्या कोई प्रतिकार नहीं आता, कोई विरोध नहीं होता, कि ऐसा नहीं कहा जाता कि महिला ही महिला की दुश्मन है, ऐसी कुछ बातचीत? हाँ, बिल्कुल ये कहावत होती है, महिला महिला की दुश्मन है, लेकिन माँ तो जननी है, वो बच्चे को जन्म देती है, तो जेंडर देख के तो जन्म नहीं होता है। तो जब पुरुष भी आए हैं, माँ के द्वारा ही आए हैं, तो हमें उनका साथ देना होगा। और आगे भी उनके जीवन में बहुत तरह से महिलाओं का सहयोग रहता है, ऑफिस के
में भी महिलाएं मिलती हैं उनको, बहन भी महिला होती है, माँ भी महिला है, पत्नी भी महिला है, तो उनको बिल्कुल महिलाओं के आसपास ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया जाए। और कितना भी वो सर्कल बनाएंगे, आज की डेट में हम जेंडर इक्वालिटी की बात जब कर रहे हैं तो हमें जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करनी है, हम कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहे हैं। और यूएन का भी एजेंडा है कि ऑल आर सेम, ऑल आर इक्वल। तो जब हम इक्वल की बात कर रहे हैं तो फिर वी शुड नॉट हैव टू मच रिजर्वेशन, एटलीस्ट लॉ में तो नहीं होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं कहता है कि जेंडर से आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक मेंस कमीशन की बात उठी और उसको डिसमिस कर दिया गया, बिना सुने ही डिसमिस कर दिया गया, और उसके ऊपर काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी मतलब शोनी कपूर वगैरह ने किया था, पूजा बेदी भी बहुत वोकल हुई थी उस चीज़ के लिए, लेकिन उसको नहीं सुना जा रहा है। बट समय आएगा कि आप रिजर्वेशन को भी टू मच कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अति होता है, तो उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं। तो हम जैसे लोग, कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि मेन के लिए भी कुछ राइट्स की बात की जाए। चूँकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ तो हम कोर्ट में भी देख रहे हैं कि केसेस आ रहे हैं एंड जज हाथ से बंधे हुए हैं या जुडिशरी भी बंधी हुई है और वो चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। और पुलिस और आगे की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कहीं पे बंधे हुए हैं और कहीं पे खेल भी रहे हैं। मैम आप बताएं कि जैसे कोई पुरुष इतना आसानी से आपके पास आता है अपनी समस्या को लेकर के बताने के लिए, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड कि पुरुष को दर्द नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात जो होती है, और ये बड़ा ही शर्मनाक बात है ना कि हमारी पत्नी मुझे परेशान कर रही है। अगर मेरी शादी होगी और कल को मैं अपनी वाइफ से प्रताड़ित हूँ तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि, तो कितना आसान होता है, कैसे आप लोगों से कैसे कनेक्ट करती हैं? मुझे लगता है आदित्य कि आपका जो काम है वो आपके लिए एक आपकी पहचान और आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है। 11 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, बिना किसी पैसे की या किसी भी और तरह की इच्छा रखे हुए मैं निष्काम भाव से लोगों की मदद कर रही हूँ। जाने कितने सारी फैमिलीज़ हैं जिनको पुलिस सिस्टम में, कोर्ट सिस्टम में उनको मदद दिलवाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही बढ़ के आगे बोलते हैं कि मैं समय पे सुसाइड की कगार पे था, लेकिन दीपिका मैम ने जो है मेरी ज़िंदगी बचाई और मुझे उस चीज़ से निकाला। तो जैसे जैसे काम स्प्रेड होता गया, जैसे जैसे एक पॉजिटिव फीडबैक स्प्रेड होता गया, तो लोगों में अब बहुत जब मेरे पास आते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ बोलते हैं कि आपसे सिर्फ बात करके ही हमारे को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आ रही है कि नहीं, अब हम फाइट करेंगे। रोहतक जो सिस्टर्स थी उनका मामला आपने बहुत उठाया था और बहुत चर्चा में रहा वो, तो मैं एक बार जानना चाहूँगा कि उस घटना के बारे में बताएं, कैसे कनेक्ट हुए आप, क्या क्या हुआ, केस के बाद में क्या क्या हुआ, जो वीडियो जाए उसके बाद? एक्चुअली मैं खुद हरियाणा से हूँ और जब रोहतक सिस्टर्स वाला केस हुआ था, जब पहली बार वो विजुअल्स हम लोगों ने देखे, हालांकि अब काफ़ी पुराना वो मैटर हो गया है, लेकिन बहुत ही बहुचर्चित मामला था। इंटरनेशनली, नेशनली, सब प्राइम टाइम पे 1 हफ्ते तक वो स्टोरी चली थी और कहा गया था कि ये लड़कियाँ जो हैं हरियाणा की ब्रेव हार्ट्स हैं, हाँ ब्रेव हार्ट्स हैं, इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स हैं, और पता नहीं किस किस तरह को उनको संज्ञा दे दी गई थी। मुझे याद है कि एक न्यूज़ चैनल, काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ चैनल की एंकर जो हैं वो उनके गांव गई और उनकी माता से उन्होंने सवाल पूछा कि क्या खा के आपने इन बेटियों को पैदा किया, इतनी बहादुर बेटियों को आपने पैदा किया। तो जब ये पूरा मामला हो रहा था तो मैंने जब सोशल मीडिया पे इसके बारे में देखना शुरू किया, तो मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि आम तौर पर बसों में, सड़कों पर इस तरह की छेड़खानी लड़कियों के साथ हो जाती है। और एक मेरा पहले सिंपैथेटिक व्यू था कि हाँ भाई, लड़कियाँ बहुत सब लड़कियाँ इतनी डरी हुई कोई नहीं होती हैं, कोई होती हैं बहादुर जो बिल्कुल लड़ाई करती हैं और ज़ोर पुरज़ोर तरीके से लड़ाई करती हैं। और स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर मैंने फेसबुक पे जो है बहुत सारे लोग जो एक्चुअली उस बस में थे उनकी शेयरिंग्स पढ़ना शुरू किया, जिन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही झूठा केस है, सीट के ऊपर लड़ाई हुई थी, ये लड़कियां खुद उन लड़कों को बेल्टों से पीटने लग गई और एक लड़की को फ़ोन थमा दिया कि तुम वीडियो बनाओ। तो ये बिल्कुल सोची समझी एक झूठे केस की जो है पैदाइश थी। और ये लड़कियां ब्रेव हार्ट्स नहीं है, बल्कि ये अब्यूज़ कर रही थी उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से। इन्होंने वहाँ पे बस में भी लोगों को जो है बहुत बदतमीज़ी से बात की, जब वो बीच में कोशिश करने लगे उन लोगों को हटाने की, मारने से, क्योंकि बहुत बुरी तरह से बेल्टों से मार रही थी। गिरोह टाइप का कुछ चल रहा था जी। तो बाद में फिर मैं जो है गांव में गई, आसन गांव का, ये रोहतक के पास एक आसन गांव है, वहाँ पे मैं गई, मैं वहाँ पे लोगों से मिली जो बस में बैठे थे, उन माँओं से मिली, बूढ़ी औरतों से मिली, उन आंटी से मिली जिनकी सीट के पीछे ये लड़ाई हुई थी।
लड़ाई इस बात पे थी कि उन बूढ़ी लेडी की सीट पे ये दोनों लड़कियां बैठ गई थी और ये जो लड़का था इसने बोला था कि आप उठ जाइए क्योंकि बुजुर्ग महिला है, उनको सीट दे दीजिए, और उसकी वजह से ये उनको उस लड़के को अब्यूज़ करने लगी और फिर मारपीट करने लगी। फिर उसके बाद पता चला, जब गाँव में जाके मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो पता चला पूरा का पूरा परिवार इसी तरह से काम करता था। ये दोनों बहनें जो हैं कहीं पे भी पार्क में, सड़क पे, कॉलेज के पास, बस में लड़कों को पकड़ लेती थी, थप्पड़ थप्पड़ मारती थी, उनकी वीडियो बना लेती थी और उसके बाद कहती थी कि या तो पैसे दे दे, नहीं तो हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे कि तूने हमारे को छेड़ा है। तो पहले कुछ लड़कों ने पैसे दे भी दिए थे। एक लड़का है, उसकी मेरी डॉक्यूमेंट्री में बहुत रोते हुए टेस्टिमनी भी है। वो एक फार्मर का बेटा था, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है उनको हज़ारों रुपए दिए क्योंकि उन्होंने डिमांड किए थे। और उसके बाद क्या हुआ, उस लड़के को उसके पिताजी ने घर से निकलना बंद कर दिया। उसकी पढ़ाई रुकवा दी कि भाई तू तो लड़का है, अगर और कल दोबारा से 3-4 ऐसी और लड़कियां मिल गई जो तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बार बार देता रहूं। तो फिर और भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले जहाँ पे जिनसे ये पूजा और आरती के परिवार ने पैसे लिए हुए थे, और जब वापस उन लोगों ने पैसे अपने मांगे तो इनकी माता जी ने जो है उनको धमकी दी कि मैं तुम्हारे को रेप के केस में फंसा दूंगी। अच्छा। जी, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड टेस्टिमनीज है मेरी डॉक्यूमेंट्री में। आज भी कोई भी जाके देख सकता है यूट्यूब पर। रोहतक सिस्टर्स के नाम से है, रोहतक ब्रेव हार्ट्स का उनको नाम दिया गया था, तो ब्रेव हार्ट्स नहीं थी वो, रोहतक कॉन सिस्टर्स थी। तो मेरी इस डॉक्यूमेंट्री के बाद जो है काफ़ी वायरल हो गई थी ये दूसरी साइड, दूसरी स्टोरी जो है। फिर उसके बाद उनका जो है, उनको एक हरियाणा गवर्नमेंट अवार्ड देने वाली थी, वो भी कैंसिल हुआ। अच्छा, उनको अवार्ड भी देने वाला है? जी जी जी, उनको अवार्ड भी मिलने वाला था। क्या लोगों को परेशान करने के लिए अवार्ड मिलने वाला था? क्या अवार्ड क्या था? नहीं नहीं, उस टाइम तो ब्रेव हार्ट थी ना, सारे मीडिया ने उनको ऐसे बिल्कुल ब्रेव हार्ट बना दिया था, जैसे भारत की बेटियां थी वो उस टाइम पे। लेकिन फिर बाद में एक इंसिडेंट मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि लखनऊ में अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। रेड लाइट पे खड़े होकर लड़की ने एक लड़के को बहुत बदतमीजी साथ किया था। क्या उस बारे में किस आपको पता है, या अभी क्या चल रहा है उसमें? कुछ मेरे ख्याल से प्रियदर्शनी था उस लड़की का नाम। वो ऐसे उसके तो कई वीडियो आए, जैसे लग रहा था कि परेशान है, कूद के वो थप्पड़ मार रही थी। कुछ नहीं हुआ उस केस का। ऐसे हजारों वीडियोस हर रोज सोशल मीडिया पे आते हैं जहाँ पे महिला ड्रंक है, पुलिस वालों को गाली दे रही है, पुलिस वालों को पीट रही है, या फिर किसी रिक्शा वाले को पीट दिया। कितनी सारी ऐसी आजकल वीडियोस आती हैं। तो हाँ, तो क्या कुछ नहीं होता, पुलिस डरती है इन महिलाओं के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए। कितनी सारी वीडियोस दिखती हैं जहाँ पे पुलिस वाले खुद ही अलग पीछे हट रहे होते हैं कि उनके ऊपर कोई इल्जाम ना लगे। पुलिस का क्या रवैया होता है जब आप लोग बाद में, जब केस खुलने के बाद जब जाती हैं पुलिस के पास में, तो पुलिस का क्या रवैया होता है? क्या मुकदमा को लेकर के उनका पॉजिटिव, पुरुषों के प्रति क्या व्यवहार है कि वो मान चुके होते हैं? हमारे सामने एडवोकेट खड़ी है, पूछिए इनसे क्या है। पुरुषों के सामने देखिए चैलेंज तो है, उनके पास ज़्यादातर लॉज हैं जो वुमेन को सपोर्ट करते हैं, तो एफआईआर तो दर्ज हो ही जाता है, कंप्लेन भी लिखा ही जाता है। आज की डेट में ऑनलाइन एफआईआर भी लेडीज दर्ज करती हैं और उनको सुनवाई करनी होती है। लेकिन पुलिस अपना जो इन्वेस्टिगेशन का काम है ना, वो काम शायद कई बार अच्छे से नहीं करती है, और तभी वो चीज़ें मीडिया में उछाल दी जाती हैं, और तभी वहाँ पे कोई एक नोटोरियस एडवोकेट भी हमारे प्रोफेशन से भी आ जाते हैं जो उनको थोड़ा हवा दे देते हैं, और उसके बाद फिर वो मेन अब्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे फिर एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, एंड फिर वो एक नया बिजनेस है। एंड राजस्थान के लिए तो डेटा है, मतलब पीपल कैन प्रूव कि वहाँ पे ये तीनों मिल के ही केसेस कर रहे हैं, और तभी इतना ज़्यादा वो डेटा आ रहा है वहाँ पे। अगर वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे ही उसको ख़त्म कर दिया जाए, और मीडिया का भी रोल है कि वो जो टीआरपी के चक्कर में पॉपुलर कर देती हैं, थोड़ा रिसर्च बेस्ड मतलब इस टाइप के सेंसिटिव इश्यूज़ पे करे, क्योंकि इसमें ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं और सुसाइडल बहुत। मैं आपको जयपुर का एक केस बताती हूँ। उस केस के ऊपर मैं लगभग पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ, जहाँ पे एक ही महिला है, उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा ऐसा कानून है कि भाई आप किसी महिला ने सिर्फ अगर रेप का केस किया ही है, चाहे उसके साथ कुछ ना हुआ हो, चाहे झूठा केस हो बिल्कुल, लेकिन आप महिला का नाम नहीं ले सकते। तो मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आज आपके चैनल पर कमिट करके जा रही हूँ कि किसी दिन उसको एक्सपोज ज़रूर करूँगी मैं, लड़की को, महिला को। उसने टोटल 14 मुकदमे कर रखे हैं, 14 क्रिमिनल केसेस कर रखे हैं, जिसमें से 10 रेप और गैंग रेप केसेस हैं, जिसमें बहुत सारे केसेस जो हैं झूठे पाए जा चुके हैं। मैंने डीजीपी राजस्थान को कंप्लेंट करी थी उस महिला की कि वो महिला जो है कानून का, रेप के कानून का दुरुपयोग कर रही है। और आप मानेंगे, मतलब
एक के बाद एक के बाद एक के बाद केस करती जा रही हैं, जहाँ पे कह रही हैं इसने मुझे शादी का झांसा दिया, इसने मुझे शादी का झांसा दिया, इसने मुझे शादी का झांसा दिया। अरे भैया, दूध पीती बच्ची हो क्या तुम, जो इतने सारे लोग तुम्हारे को शादी का झांसा दे रहे हैं और तुम उनके साथ जा रही हो? सब मतलब उसी से शादी करना चाह रहे हैं हाँ, क्या? सब उसी से शादी करना चाह रहे हो और वो उनके साथ फिर सेक्स भी कर लेती है आराम से अपनी, और फिर उसके बाद रेप का केस लगा देती हैं। तो डीजीपी को भी कंप्लेंट कर चुकी हूँ मैं, राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन की हेड को भी मैं कंप्लेंट कर चुकी हूँ, लेकिन आज तक, जब तक मैंने उसकी कंप्लेंट करी थी तब तक उसने 9 मुकदमे कर रखे थे। मेरे कंप्लेंट के बाद भी उसने 2 और रेप केसेस फाइल कर दिए हैं। तो पुलिस भी डरती है, क्योंकि पुलिस के खिलाफ भी वो कंप्लेंट कर देती है, और ऐसे बहुत सारे मामले जो मैंने किए जो जिसमें झूठा रेप केस था या झूठा केस, वो पुलिस मुझे याद है दिल्ली में एक केस हम लोग करने गए थे, तो एसीपी ने अपने ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा था कि महिलाएं अकेली मिलने अंदर ना आएं। क्या 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 उसकी कहानी पीछे क्या है? डरते हैं पुलिस वाले भी। एक आईपीएस ऑफिसर है अमिताभ ठाकुर, लखनऊ के। उन्होंने अब वॉलंटरी जो है रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन उनके ऊपर 2 महिलाओं ने, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा एक लफड़ा हो गया था, तो 2 महिलाओं को एंगेज किया गया उनके ऊपर झूठा रेप केस लगाने के लिए। 3 साल बेचारे वो और नूतन ठाकुर उनकी पत्नी जो हैं वो हर डोर नॉक करते रहे कि उनको जस्टिस मिले। 3 साल के बाद ये पाया गया कि वो जो महिलाएं बिल्कुल झूठी थी, झूठा रेप केस था। तो अगर इस किसी के साथ ऐसा हो तो वो आदमी क्या करेगा? प्रिकॉशन के लिए यही करेगा ना कि किसी महिला से अकेला वो कमरे में ना मिले। इसके अलावा और बेचारा वो क्या कर सकता है? जब कुछ किया नहीं, किसी को देखा नहीं, किसी से बात नहीं करी, किसी का नाम नहीं पता, आज तक उस महिला से रूबरू नहीं हुए, वो महिला आके बोल दे कि आपने मेरा बलात्कार किया, एक आदमी क्या कर सकता है बताइए? तो मतलब पुरुषों का अधिकार क्या है? मतलब अगर कोई आदमी कैसे, जैसे अब मैं किसी से मिलूं या कुछ अपने काम से मिलूं, किसी चीज़ से मिलूं, आप मुझ पर रेप केस का वो लगा दे भाई कि आपने मेरा रेप किया, तो पुरुषों को कुछ अधिकार तो हैं, कुछ है कि नहीं है? निशा मैम बताएंगी। देखिए, पुरुषों के अधिकार अगर आप कहेंगे तो डिवोर्स केसेस में थोड़े 4-5 उनको राइट्स मिल जाते हैं। अगर वो घर छोड़ के खुद से चली गई हैं तो उनको राइट टू कंजुगल मैरिज है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर डिवोर्स केस है तो उसमें डॉरी का भी लग जाता है धारा, उसमें उनको मेंटेनेंस भी देने की धारा लग जाती है, प्लस उसमें उनको क्रुएल्टी की भी धारा लग जाती है। तो ये सारे लॉज हमारे वुमेन सेंट्रिक ही हैं। मैं इंसिडेंट आप ही जो बता रही थी कि जो दिल्ली में एक 18 साल के लड़के के साथ में जो मामला हुआ, एक प्रोफेसर का, वो मामला दर्शकों को बता दीजिए ताकि एक इन्फॉर्मेशन उनके पास में जाए कि कैसे ये घटनाएं होती हैं। आज के समय पे इतने ज़्यादा बेतुके मैं कहूँगी और बिल्कुल बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का मजाक उड़ाते हुए केसेस हमारी कोर्ट्स में जा रहे हैं कि आपको शौक लग जाएगा कि किस तरह के केसेस हमारी कोर्ट्स में इस टाइम पे हो रहे हैं। दिल्ली का मैं एक केस बताना चाहूँगी। अभी ही दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसके मार्फत मैं केस बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो महिला बोले कि उनका डिफेमेशन हो रहा है। दिल्ली की हाई कोर्ट की अभी एक जजमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा, एक लड़के को एंटिसिपेटरी बेल देते हुए एक रेप के मुकदमे कहा कि जो महिला हैं वो 34 साल की पढ़ी लिखी पीएचडी महिला हैं, वो शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हैं, और जिस लड़के के ऊपर वो रेप केस लगा रही हैं वो सिर्फ 19 साल का लड़का है जो कि उनका खुद का स्टूडेंट है। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो केस है एक ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप प्रतीत होता है। इस महिला को सब कुछ पता था कि किस तरह का ये रिलेशनशिप है, और जो वो कहती हैं कि इसने मुझे शादी का झांसा दिया, तो कोर्ट ने ये कहा कि एक इतनी वयस्क महिला अपने से 14-15 साल छोटे लड़के से शादी का झांसा कैसे ले सकती है, और 21 साल उसकी उम्र भी नहीं हुई है, तो शादी की उम्र ही नहीं हुई है तो शादी का झांसा लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन उस केस की मैं कह लूँ इतनी ज़्यादा मजबूरी देखी है कि उस लड़के को ना सिर्फ उस लड़के को एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा, बल्कि उसके पिताजी को भी कोर्ट जाके बेल लेनी पड़ी, उसकी माताजी को भी हाई कोर्ट जाकर बेल लेनी पड़ी। आप सोचिए, ये एक ऐसा मुकदमा जहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि लड़का कितनी छोटी उम्र का है, महिला जो है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, और वो कह रही है कि लड़के ने उसको शादी का प्रॉमिस किया। ये बेतुकी बात है, लेकिन फिर भी उस लड़के को इस रेप को केस को झेलना पड़ रहा है। उसकी 19-20 कुछ सिर्फ उम्र है, इतनी छोटी सी उम्र में। आप सोचिए, मतलब आप इसको उल्टा करके देखिए एक बार कि एक 34 साल का आदमी अगर किसी 18.5 साल की अपनी स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता, कितना बड़ा अपराध उस चीज़ को देखा जाता, मानते हैं आप? लेकिन वहीं यहाँ पे उल्टा हो गया है, महिला इतनी बड़ी है, लड़का इतना छोटा है, और उल्टा महिला ही
लड़के के ऊपर इसके लिए इल्जाम कोई लगा- लॉ नहीं है, इसी लॉ पे है मैं ही नहीं बात क्या? कर रही हूँ क्या? कि देयर इज नो लॉ कि वो लड़का फाइल कर दे कि इन्होंने मेरा रेप किया है। जी अच्छा, कोई लॉ है ही नहीं ऐसा। नहीं है। यही मैं बताना चाहती कि जो हमारा लॉ रेप का है वो मेन के खिलाफ है, वुमेन के सपोर्ट में है, और जो हमारा पॉक्सो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है। पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, बट अगर वो लड़का 19 साल का है, मैरिजेबल एज का नहीं है, और वो फाइल करना चाहे कि इस महिला ने, 34 साल की महिला ने मेरे पे रेप किया है, मुझे फोर्सफुली घर में बंद करके या ट्रिप्स पे ले जा करके या बहुत सारी चीज़ों को ल्यूर करके, बिकॉज हिज एज इज टू गेट ल्यूर्ड, ही इज़ अ टीनेजर हु इज़ जस्ट गोइंग टू बी एडल्ट, हो चुका है 18 साल के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ 21 साल शादी का प्रावधान है। तो वो लड़का और उसकी फैमिली अगर चाहे कि ये महिला ने रेप किया, नहीं 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 अच्छा, कर लड़के का रेप हो नहीं सकता है, नहीं, मतलब सिर्फ ऐसा माना जा रहा ऐसा है, माना जा as रहा है। per माना law, जाता होता है तो आदित्य, नहीं, और सिर्फ लेकिन रेप, ऐसा माना जाता है। रेप ही नहीं, चलिए रेप Child जो है abuse भी होती है। हाँ, मतलब ये बिल्कुल निशा जी सही बोल रही हैं कि कानून ऐसा कहता है कि 18 साल से कम का लड़का है तो उसका कोई महिला भी शोषण कर सकती है, लेकिन सिर्फ 18 का ऊपर हो गया, 18 साल एक दिन हो गया तो उसका कोई महिला शोषण नहीं कर सकती कानूनन। वो रेप केस नहीं लगा सकता है, चाहे उसके साथ कितनी भी ज़बरदस्ती हुई हो, कितनी ज़्यादा उसके साथ अत्याचार ना हुआ। और इससे और एक बात है, ये तो सेक्सुअल अब्यूज़ वाली बात होगी, कोई भी जो हमारे कानून है जो कि जेंडर के हिसाब से जो है पिनलाइज करते हैं या क्रिमिनलाइज करते हैं, कोई भी कानून जो है वो आदमियों के लिए नहीं है। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, उसमें भी सिर्फ एक महिला ही विक्टिम दिखाई गई है हमारे कानून में। चाहे वो 498 है जो कि क्रूअल्टी को क्रिमिनलाइज करता है एक शादी के परिप्रेक्ष्य में, वहाँ पे भी सिर्फ एक शादीशुदा महिला ही अपने पति और उसके पूरे परिवार के ऊपर केस कर सकती है। आजकल इतने सारे केसेस आते हैं जहाँ पे लड़की के परिवार वाले लड़के को इतनी बुरी तरह से पीट देते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसको मानसिक प्रताड़ना देते हैं, मेंटल अब्यूज़ करते हैं, फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे 498 नहीं अप्लाई होगा क्योंकि सिर्फ वो औरत के लिए है। मैं आपको एक केस बताती हूँ, चंडीगढ़ से मेरे पास एक केस आया जहाँ पे एक लड़का जो है वो मेरे ख्याल से शायद 26-27 साल का है, उसको एक, बल्कि एडवोकेट है वो महिला, लगभग 40-45 साल की है, पीछे पड़ गई उसके बिल्कुल शादी के लिए? नहीं, हाँ, शादी के लिए कि रिलेशनशिप में आओ मेरे, इतने गंदे गंदे, इतने सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वो उस लड़के को मैसेजेस भेजती थी। और मानेंगे आप आदित्य, मैंने वो सारी चैट्स पढ़ी हैं, उस लड़के का उस महिला के साथ एक भी कॉन्वर्जेशन नहीं है, उसने कभी उसको ये भी नहीं बोला कि हाँ चलो हम चाय पीने चलते हैं, लेकिन फिर भी वो महिला जो है उसको हर रोज़ रातों को इतने गंदे गंदे मैसेजेस, अपनी फ़ोटोज़ भेज देगी। ये क्लासिक केस है स्टॉकिंग का। अगर यहाँ पे एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा था और एक आदमी ऐसा कर रहा होता तो वो पुलिस थाने में किसी भी तबक जाके FIR दर्ज करवा सकती थी, लेकिन क्योंकि 354 सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो ये जो आदमी है इस बेचारे का कोई इसके पास ग्राउंड ही नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है जिसमें वो कंप्लेंट फाइल कर सके। लेकिन फिर भी जो है, जो वो पुलिस वालों के पास गया तो पुलिस वालों ने एटलीस्ट उसको थोड़ा सुना। कोई केस तो उस महिला के खिलाफ दर्ज नहीं किया, लेकिन उसको फ़ोन करके बोला कि आप ये जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये पुलिस वाले का अपना दिमाग रहा हो, अपना मतलब एक प्रावधान नहीं है, लेकिन क्योंकि वो देख रहे हैं कि किसी के साथ इतना गलत हो रहा है तो एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, तो कहने का निष्कर्ष ये है कि जितने भी कानून हैं सारे के सारे सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, पुरुष के लिए नहीं है। तो आशा है आप अवेयर होंगे और इस तरह की तमाम जो डिस्कशंस हैं हम आपके लाते रहते हैं ताकि आप अवेयर होते रहें, आपको कुछ जानकारी मिलती रहे। आशा है कि निशा मैम ने और दीपिका मैम ने आपको अवेयर जरूर किया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।